मेरा नाम सिद्धि है और आज हम ये वीडियो में देखेंगे कि आप ऑटिस्टिक बच्चों के साथ कौन से टाइप के थेरेपीज कर सकते हो और कैसे वो थेरेपीज डिसाइड करने हैं। ओके, सो एक जो बड़ा प्रॉब्लम रहता है पेरेंट्स का, जब पेरेंट्स एक बार डायग्नोसिस मिल जाता है कि उनको समझ में नहीं आता कि कौन सी थेरेपीज यूज करने हैं, कौन सी थेरेपीज से आपको आपके बच्चे को फायदा आपको दिखेगा। तो आप इन जनरल देखोगे तो बहुत सारे टाइप्स के थेरेपीज रहते हैं, बट वो जो थेरेपी टेक्निक्स है वो तीन एरियाज में, तीन टाइप्स में ग्रुप कर सकते हैं हम लोग। एक जो टाइप के थेरेपीज रहते हैं जो एडल्ट लेड रहते हैं, मीन्स जहाँ कोई बड़ा है जो बच्चे को सिखा रहा है थेरेपी, कुछ टास्क या स्किल। दूसरा टाइप रहता है कि जहाँ दूसरा एंड रहता है कि जहाँ आप बच्चे के हिसाब से हम थेरेपी कर रहे हैं। और जो बीच वाले रहते हैं वो थोड़े अलग टाइप के थेरेपी टेक्निक्स है और मैं उनके बारे में वीडियो में आगे बात करूंगी। ओके, सो पहले टाइप की जो थेरेपी टेक्निक्स रहते हैं इज अडल्ट लेड थेरेपी टेक्निक्स, मीन्स जहाँ टीचर रहती है, थेरेपिस्ट रहती है या पेरेंट रहता है, वो बच्चे को कुछ सिखाता है। ये जो थेरेपी टेक्निक्स है, ये सबसे ज़्यादा ये थेरेपी टेक्निक्स पेरेंट्स को मालूम रहते हैं, जैसे ABA है, OT है, स्पीच है, स्पेशल एजुकेशन है। ओके, और ये थेरेपीज में जो एक कॉमन पॉइंट रहता है कि हम बच्चे को सिखा रहे हैं, हम बच्चे को चॉइस नहीं दे रहे हैं कि तुमको ये सीखना है या नहीं सीखना है। ओके, तो जो कंट्रोल रहता है वो एडल्ट के हाथ में रहता है, जो बड़ा है उसके हाथ में रहता है। ओके, तो हम बोल रहे हैं कि बच्चे को मुझे ये उठा के दे दो, हम बोल रहे हैं बच्चे को कि तुम मुझे इसका नाम बता दो, हम बोल रहे हैं बच्चे को कि तुम ऐसे मुंह करो या ऐसे साउंड करो, हम बोल रहे हैं बच्चे को कि तुम आफ्टर नंबर्स करो या बिफोर नंबर्स करो, नंबर्स लाइन में लगा दो, या हम बोल रहे हैं बच्चे को कि तुम ग्रुप थेरेपी में टर्न लो, वेटिंग करो या शेयरिंग करो वैसे। सो इसमें जो बड़ा रहता है वो बच्चे को कुछ करने को बोलता है और बच्चे का जो काम रहता है इस सुनना और करना, ये बच्चे का काम रहता है। ओके, तो उससे फायदे क्या रहते हैं? तो एक जो बड़ा फायदा रहता है इसकी, बिकॉज ये ऐसी टेक्निक्स रहती है कि जहाँ जो बड़ा रहता है या थेरेपिस्ट रहती है या पेरेंट रहता है वो एक ध्यान दे के फोकस करके बच्चे के साथ काम करता है, तो उसके कारण अटेंशन आता है, बच्चे का सुनने की एबिलिटी आती है, अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी आती है और काम करने की एबिलिटी आती है। ओके, जो दूसरा फायदा जो होता है इसके बच्चे को ये समझ में आता है कि नहीं सुनना ये चॉइस नहीं है, आपको सुनना है और आपको करना है, ये बच्चे को समझ में आने लगता है। बैठने की बिहेवियर आ जाती है, बच्चा बैठना सीखता है, ध्यान देना सीखता है। ओके, और जो एक बड़ा फायदा जो इसका रहता है इसकी, वो कोई भी चीज़ है वो छोटे छोटे पार्ट्स में हम सिखा पाते हैं उसको। जैसे अगर मुझे बच्चे को स्पीच सिखानी है या लैंग्वेज सिखानी है, तो मैं पहले लैंग्वेज को मैं बच्चे को पहले एक नाउन सिखा दूँ, फिर उसके बाद एक्शन सिखा दूँ, और उसके बाद फिर नाउन और एक्शन एक इकट्ठा करके यूज़ करना सिखा दूँ। फिर मैं जाके उसको प्रेपोजिशन, सो अलग अलग चीज़ें मैं उसको एक एक करके सिखा सकती हूँ, जो मैं इकट्ठा करके फिर उसको सेंटेंस बनाना सिखा दूँ या मैं उसको दो सेंटेंसेस डिस्क्राइब करना सिखा दूँ। तो हर एक स्किल को मैं एक एक पार्ट करके धीरे धीरे सिखा सकती हूँ, जो बच्चे को दिक्कत होगी सीखने में अगर वो ऐसे ही ना नॉर्मल लाइफ में सीखने को जाए। सो ये उसका फायदा रहता है। ओके, पर उसके लिमिटेशंस क्या है, मीन्स क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? तो पहला जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, जैसे आपने देखा कि हर चीज़ जो हम सिखाते हैं जो एडल्ट लेड थेरेपी टेक्निक्स में, कि हम बच्चे को सिखाते हैं, राइट? तो बच्चे के दिमाग में एक फंडा आ जाता है कि जब एडल्ट रहता है, लाइक मेरी मम्मी सामने रहती है या मेरी थेरेपिस्ट सामने रहती है, पापा सामने रहते हैं, तो मुझे ध्यान देना है। एक बार वो निकल जाए तो मुझे ध्यान नहीं देना है। तो बच्चा एक लेवल ऑफ प्रॉम्प्ट डिपेंडेंस आता है मम्मी के ऊपर, पापा के ऊपर, और उनको लगता है कि उनका अटेंशन, उनका जो भी काम है वो उनका काम है, बच्चे के पास से करवाना, बच्चे का कुछ रोल नहीं है उसमें करना। तो उससे प्रॉब्लम क्या आता है कि इंडिपेंडेंस भी, बच्चा खुद से जाके वो चीज़ करे, वो आता नहीं है बाय इटसेल्फ। ओके,
दूसरा जो प्रॉब्लम रहता है इसकी बच्चा एक जगह पे वो चीज कर लेता है, पैटर्न बना लेता है कि वो मम्मी के साथ वो चीज कर ले, एक आधा एक्टिविटी कर लेगा, मगर वो दूसरे पर्सन के साथ नहीं करेगा। जैसे बहुत टाइम पेरेंट्स आके कंप्लेन करते हैं कि थेरेपी रूम में वो बहुत अच्छा करता है, का लेबल करता है, मगर मम्मा के साथ नहीं करता है। ओके, या थेरेपिस्ट के पिक्चर पे करता है, हमारे पिक्चर पे नहीं करता, रियल लाइफ के पिक्चर्स में नहीं करता है वैसे। तो ये जो आपका फिक्सेशन पैटर्न्स बन जाते हैं, ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। बिकॉज आप जब लैंग्वेज सिखा रहे हो या आप कोई भी स्किल उनको सिखा रहे हो, तो वो आप सिखा रहे हो क्योंकि वो लाइफ में यूज करे, तो वो यूज होता नहीं है, सिखाया नहीं जाता है जो एडल्ट लेड थेरेपी टेक्निक्स है उनमें। ओके, ऑल्सो बिकॉज ये सब पढ़ाई है, एज सच पढ़ाई में मज़ा बहुत कम आता है, तो बच्चों को ये जो इंटरेक्शन रहता है जब वो थेरेपिस्ट के साथ काम कर रहे हैं या पेरेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो उनको मज़ा नहीं उतना आता है और उनको बहुत टेंशन आता है, स्ट्रेस आता है जब वो काम करते हैं जो बिहेवियर्स में उनके दिखते हैं। ओके, कोई कोई बच्चे ऐसे रहते हैं कि जो जिनको ये पैटर्न वाली चीज़ें पसंद आती है, मगर उनमें भी अगर आप देखोगे तो जब थेरेपिस्ट जो पुराने वाले प्रोग्राम्स कर रही होती है तो उनको कुछ दिक्कत नहीं आती है, मगर जब थेरेपिस्ट नया कुछ सिखाने जाती है तो फिर आप देखोगे कि वो भी बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, गुस्सा दिखाएंगे, स्विच ऑफ हो जाएंगे, बंद पड़ जाएंगे, सुनना कम कर देंगे, ये दिखता है हमको। ओके, सो ये हो गए आपके एडल्ट लेड, बड़े जहाँ कंट्रोल में रहते हैं वो वाले थेरेपी टेक्निक्स। जो दूसरा एंड रहता है इस चाइल्ड लेड, मीन्स जहाँ बच्चे कंट्रोल में रहते हैं, तो ये थेरेपी टेक्निक्स इंडिया में बहुत कम यूज होते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा और टाइम आपको एक्सप्लेन करने में डालूंगी कि क्या क्या टाइप के थेरेपी टेक्निक्स रहते हैं। सो एक टाइप रहता है इस प्ले टेक्निक्स। प्ले टेक्निक्स यानी खेल खेल में बच्चे को सिखाना। तो इसमें जनरली क्या रहता है कि बच्चे को जो पसंद आता है बच्चा उसके साथ खेलता है, और फिर जो बड़ा रहता है वो बच्चे को ज्वाइन इन करता है, मीन्स वो उसके बाजू में बैठता है, वो उसके साथ वो जो कर रहा है उसका नकल करता है, वो बोलता है जो वो कर रहा है उसके बारे में, और उसके थ्रू वो बच्चे का जो वर्ल्ड है, बच्चे का जो वर्ल्ड है उसमें वो एंटर करता है, और इसके कारण बच्चे को वो मज़ा आता है, उसको अच्छा लगता है वो एडल्ट के साथ रहना। दूसरा टाइप जो यूज होता है पेरेंट्स करते हैं और एसआई करना, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी भी एक चाइल्ड लेड, मीन्स बच्चा कंट्रोल में रहता है, थेरेपिस्ट कंट्रोल में नहीं रहती है। तो उसमें भी कैसे रहता है कि जब थेरेपिस्ट आपके बच्चे को सेंसरी रूम में लेके जाती है, तो आप देखोगे कि वो लेते ही उसको चेयर पे नहीं बिठाएगी, वो उसको रूम में घूमने को दे देगी, फिर वो जो चूज करेगा उसके ऊपर वो थोड़ा काम कर लेगी, उसके बाद फिर वो उसको जो चाहिए वो फिर उसको फिर अलग एरिया पे उसको फॉलो करती रहेगी। उसको अगर कुछ डिमांड चाहिए, उसको कुछ करवाना है, तो फिर वो उसके मज़े में वो घुसाएगी वो डिमांड। ओके, तो वो अगेन चाइल्ड लेड, मीन्स चाइल्ड कंट्रोल में रहता है वो थेरेपी टेक्निक में। जो तीसरे टाइप की टेक्निक है इस जहां पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, पेक्स, आवाज, या एबीए का पिवटल रिस्पॉन्स ट्रेनिंग, ये तीनों टेक्निक में जो एक कॉमन पॉइंट रहता है इसकी हम बच्चे को जो पसंद आता है हम वो यूज करते हैं बच्चे के पास से कम्युनिकेशन और स्पीच निकालने में। सो ये आप देखोगे कि जहाँ थेरेपिस्ट कुछ बच्चे को पसंद आता है वो आपको बोलेगी कि लेके आओ, या वो यूज करेगी और फिर वो थोड़ा करेगी, जैसे बबल्स रहेगा तो वो थोड़े बबल्स ब्लो करेगी और फिर वेट करेगी कि बच्चा कुछ करे, तो बच्चा देखेगा फिर और कर लेगी, या बच्चा ब ब ब ब बोलेगा फिर और कर लेगी, या बच्चा टच करेगा फिर और करेगी। तो उस बेसिकली बच्चा कंट्रोल में है, बच्चे का इंटरेस्ट लेके थेरेपिस्ट उसको कम्युनिकेट करना और लैंग्वेज सिखाना, लैंग्वेज उसके पास से निकलवा रही होती है। ओके, लास्ट जो आपका थेरेपी टेक्निक है जो हेनेंस प्रोटोकॉल है, वो भी स्पीच थेरेपी का ही टाइप है। उसमें वो थोड़ा हायर लेवल प्रोग्राम है कि जहाँ जो बच्चे जो जाते हैं हेनेंस प्रोटोकॉल के लिए, वो बच्चे जनरली वर्बल बच्चे रहते हैं, मीन्स वो बात ऑलरेडी कर रहे होते हैं, शॉर्ट सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं। तो उसमें जनरली थेरेपिस्ट एक स्टोरी क्रिएट करेगी या स्टोरी बुक यूज करेगी, और वो उसके थ्रू बच्चे को
उसकी जो क्वेश्चंस है या गोल्स है वो निकालेगी। जैसे वो स्टोरी बता रही है और उसमें उसने पिक्चर स्टॉप करके पूछ लिया, अच्छा कहाँ गया वो, देखो वो कहाँ बैठा है, देखो वो क्या कर रहा है, वैसे करके। तो वो अगेन वो प्ले बेस्ड है, चाइल्ड के इंटरेस्ट के हिसाब से रहता है, बट उसमें लैंग्वेज जो रहता है वो सेंटेंसेस रहते हैं, ना कि साइंस या पिक्चर्स या सिंगल वर्ड्स। ओके, तो उसके पॉजिटिव्स क्या है? तो एक जो सबसे बड़ा पॉजिटिव ये रहता है कि बिकॉज हम बच्चे के हिसाब से चल रहे हैं तो बच्चे को टेंशन कम रहता है, बच्चे को मज़ा ज़्यादा आता है, बच्चा हमारे पास रहता है, हमारे नज़दीक रहता है, वो चाहता है हमारे साथ इंटरेक्ट करना। ओके, जो इमिटेशन आता है, नकल करना आता है, वो स्पॉन्टेनियसली आता है, टेबल टॉप पे जैसे नहीं कि आप ये करो, ऐसा करो, ऐसे करो बोला, फिर करने की जगह बच्चा खुद से नकल करने की कोशिश करता है, ध्यान देता है। ओके, और जो बच्चे, बिकॉज हम लोग बच्चे का इंटरेस्ट लेके चीज़ें कर रहे होते हैं तो बच्चे को और कम्युनिकेट करने के लिए अपना अपना जो इंटरेस्ट है वो बताने बताने के लिए चांस मिलता है। ओके, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इसका ये थेरेपी टेक्निक्स की जो इम्पैक्ट रहता है वो अपोजिट रहता है। जहाँ पहले वाले एडल्ट लेड थेरेपी टेक्निक्स में बच्चा पेरेंट के साथ, पेरेंट के नज़दीक नहीं रहता है, इधर ऑपोजिट रहता है, इधर बच्चा पेरेंट के नज़दीक ज़्यादा रहता है। ओके, बट उसके भी, ये टेक्निक्स के भी प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है इस कि बिकॉज हम सब कुछ बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से करवाते हैं, तो जब हमें कोई ऐसी चीज़ सिखानी है जो बच्चे के इंटरेस्ट की नहीं रहती है तो हम अटक जाते हैं, बिकॉज ये टेक्निक उसमें यूज़ नहीं हो सकते। जैसे अगर मुझे सिखाना है कि मेरा बच्चा जाके बाइक पे बैठे जब तक मैं राइड करके एक जगह से दूसरे जगह जाऊँ, बिकॉज ये रिक्वायरमेंट है मेरा, तो वो मैं प्ले बेस्ड खेल खेल में नहीं सिखा सकती, वो मुझे स्ट्रक्चर्ड एडल्ट लेड थेरेपी टेक्निक्स में ही सिखाना पड़ेगा, उसके थ्रू ही सिखाना पड़ेगा। ओके, बैठने का बिहेवियर जो रहता है, बैठो और ध्यान दो, बिकॉज आप अगर थेरेपी टेक्निक्स, प्ले बेस्ड थेरेपी टेक्निक्स देखोगे तो उसमें कोई भी थेरेपी टेक्निक में बैठना एज सच रिक्वायर्ड नहीं रहता है, बच्चा बैठ के काम करे ऐसे रिक्वायर्ड नहीं रहता है, घूम घूम के काम करता है। तो इसके लिए प्रॉब्लम क्या होता है, जब आपको बैठना चाहिए बच्चे ने तो वो बैठता नहीं है, बिकॉज उसको हैबिट ही नहीं है बैठने की। सेम वे अगर आप बोलोगे कि आप मेरा सुनो तो वो सुनता नहीं है, बिकॉज उसको हैबिट ही नहीं है उसको सुनने की। सो इसके लिए प्रॉब्लम क्या आता है कि जब आप वो सिचुएशन में हो, तो जब आप बच्चे के ऊपर वो डिमांड प्लेस करोगे तो वो बच्चा ज़्यादा इजीली फ्रस्ट्रेट होगा, ज़्यादा गुस्सा करेगा, ज़्यादा कंट्रोल करने में उसको डिफिकल्टी आएगी। सो अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो प्रैक्टिकली ये टेक्निक पूरा टाइम यूज़ करना वर्क नहीं करता है। ओके, आपका कम्युनिकेशन आता है पक्का इसमें, मगर कम्युनिकेशन जो आता है वो बहुत लिमिटेड आता है। मीन्स जो मेन पार्ट जो रहते हैं आपकी, जो नीड बेस्ड कम्युनिकेशन रहता है, खाना पीना, ये आ जाता है, मगर उसके ऊपर वाला जो कम्युनिकेशन रहता है वो कम्युनिकेशन में आपको उसको कुछ पूछना रहता है, डिमांड प्लेस करना रहता है, तो वो डिमांड बच्चा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको, अगर आपने टेबल टॉप की टेक्निक्स नहीं यूज़ करे तो वो उसको वो जो डिमांड प्लेस करने पे क्वेश्चन सुनना है, सोचना है और आंसर करना है, वो वाला फंडा उसको मालूम ही नहीं रहता है। सिंस मालूम नहीं रहता तो आपका कम्युनिकेशन वो अटक जाता है। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगी कि बबल्स ब्लो करना है तो बबल्स बबल्स कर लेगा, मगर मैं उसको अगर पूछूं कि तुमको बिग बबल चाहिए या स्मॉल बबल चाहिए, तो वो उसको समझ में नहीं आएगा आंसर करने के लिए, और वो आंसर कर भी नहीं पाएगा, बिकॉज उसको ये सुनना कि तुमको बिग बबल चाहिए और स्मॉल बबल चाहिए, ये दोनों पकड़ के दिमाग में और फिर चूज करना, ये एक 3 स्टेप की एक्टिविटी है और उसको उतना लंबा अटेंशन स्पैन लगता है जो प्ले बेस्ड टेक्निक्स में आता नहीं है। ओके, लैंग्वेज भी डेवलप होता है, मगर जो लैंग्वेज डेवलप होता है, इवन जो बच्चे बात करते हैं उनमें जब लैंग्वेज डेवलप होता है तो वो बहुत टाइम लैंग्वेज स्क्रिप्टेड रहता है। जैसे वो स्टोरी बुक खोल दिए तो वो धड़ाधड़ सेंटेंस बोल देंगे, मगर वही स्टोरी बुक छोड़ के अगर दूसरा कुछ मैं उसको लैंग्वेज यूज़ करने को सिखा दूँ तो वो यूज़ नहीं कर पाएगा। जैसे अगर स्टोरी बुक, पेपा की स्टोरी बुक है, पेपा
गार्डन में जा रही है और गार्डन में खेल रही है, तो वो उधर सब यूज कर लेगा। मगर वही लैंग्वेज पेपा स्विंग कर रही है, वो अगर हम बोले कि तुम गार्डन में बच्चा खेल रहा है उसके बारे में पूछो, स्विंग कर रहा है उसके बारे में पूछो, तो वो आंसर नहीं कर पाएंगे। तो जो लैंग्वेज आती है वो स्क्रिप्टेड लैंग्वेज आती है। ठीक है, तो अगर आप इधर भी अभी तक अगर आप देखोगे कि दो दो एक्सट्रीम टाइप की थेरेपी टेक्निक्स रहते हैं, मगर दोनों के पॉजिटिव्स है और दोनों टाइप की टेक्निक्स में प्रॉब्लम्स है। ओके, जो तीसरा टाइप ऑफ टेक्निक है वो बेसिकली हम जो बोलते हैं विजुअल सिस्टम्स क्रिएट करना और एनवायरनमेंट, जो उनका जो बच्चे का जो एनवायरनमेंट है उसको यूज करना सिखाने के लिए। ओके, तो ये बहुत प्रैक्टिकल थेरेपी टेक्निक टाइप टेक्निक्स रहते हैं। सो पहला जो उसमें है इस विजुअल शेड्यूल यानी क्या, बच्चे का जो शेड्यूल है वो आप पिक्चर के द्वारा या वर्ड्स के द्वारा या कार्ड्स के द्वारा उसको बताओ कि आपका दिन कैसे जा रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और वो और कॉम्प्लेक्स टेक्निक है, बिकॉज आपको वो स्टेप बाय स्टेप सिखाना पड़ता है। तो ये एक टेक्निक रहता है जिससे बच्चे को समझ में आता है कि उसका दिन कहाँ जा रहा है। दो थेरेपीज के बीच में, दो क्लास के बीच में मेरा दिन कहाँ जा रहा है। ओके, जो उसके बाद जो 3 टेक्निक्स है, वर्क सिस्टम, वेटिंग और प्ले अलोन, ये 3 टेक्निक्स ऐसे हैं कि जो आपके दोनों एडल्ट लेड या चाइल्ड लेड दोनों थेरेपी टेक्निक्स में नहीं सिखाते हैं। बिकॉज दोनों थेरेपी टेक्निक्स में हम बच्चे को क्या सिखाते हैं कि हम उनके साथ हैं तभी क्या करना है, बट हम ये कभी भी नहीं सिखाते कि हम आपके साथ नहीं है तो आपको क्या करना है। सो ये जो थेरेपी टेक्निक्स है, वर्क सिस्टम, वेटिंग और प्ले अलोन, इसमें हम बच्चे को सिखाते हैं कि हम आपके साथ नहीं है तो आप क्या करोगे। ओके, तो विच इज ऑल्सो, वो भी इम्पॉर्टेंट है सीखने के लिए। सोशल स्टोरीज ऐसा टेक्निक है कि जहाँ आपको कोई स्किल सिखानी है मगर आप वो प्लेस में वो स्किल नहीं सिखा सकते। जैसे मुझे अगर बर्थडे पार्टी पे जाना हो, उसको प्रिपेयर करना है, सिखाना है, तो मैं डायरेक्टली बर्थडे पार्टी में उसको उठा के डाल नहीं सकती, बिकॉज बर्थडे पार्टी में बहुत सारी चीज़ें होंगी और वो टाइम पे अगर हम उधर लेके जाके उसको सिखाने को जाएंगे तो वो डर जाएगा और वो स्विच ऑफ हो जाएगा या बिहेवियर दिखाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा या जिद करेगा, कुछ उसमें से कुछ ना कुछ करेगा। तो उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं कि हम स्टोरी बना सकते हैं, जहाँ बच्चे की स्टोरी बनाए, बच्चे को बताए कि आप क्या करने वाले हो बर्थडे पार्टी में। स्टेप बाय स्टेप आप पहले जाओगे, विश करोगे, गिफ्ट दोगे, वेट करोगे, हैप्पी बर्थडे बोलोगे, केक खाओगे और घर पे आओगे। आपने ऐसे सोशल स्टोरी उसको बता दी। फिर जब बर्थडे में एक्चुअली चले गए तो बच्चे को समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, जिससे बच्चे का बिहेवियर जब वो उधर जाएगा तो वो लर्निंग में रहेगा, मीन्स वो कुछ सीखेगा, ना कि आप उसको गलत बिहेवियर करने से रोकते रहे पूरा टाइम। ओके, सेम वे मिनी शेड्यूल्स ऐसी चीज है कि जहाँ आप कोई भी एक एक्टिविटी रहती है उसके पार्ट्स, सीक्वेंस वाली एक्टिविटी रहती है, वो आप दिखा पाते हो। जैसे आप ब्रशिंग लो, तो ब्रशिंग करना एक एक्टिविटी है मगर उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स है। जैसे टूथब्रश लेना है, टूथपेस्ट लगाना है, ब्रश करना है, स्पिट करना है, गागल करना है, ये सब आपके स्टेप्स रहते हैं उसमें। ओके, तो वो स्टेप्स एक लाइन में ही होने रहते हैं और वो हम मिनी शेड्यूल्स के द्वारा बच्चे को सिखाते हैं, जिससे बच्चे को दिखे कि क्या स्टेप्स है और वो याद कर पाए और वो कर पाए। सेम वे अगर हम कहीं जा रहे हैं, जैसे हम बाहर जा रहे हैं, आज थेरेपी के लिए जा रहे हैं, तो बच्चे को ये समझना आना चाहिए कि बताना हमें आना चाहिए कि आप घर से निकले हो तो आप गाड़ी में बैठोगे, थेरेपी में जाओगे, गाड़ी में बैठोगे और वापस आओगे। तो ये जो बताना है ये हम मिनी शेड्यूल के थ्रू करेंगे। और ये क्यों करेंगे, क्योंकि आप 1-2 बार करोगे तो ठीक है, बच्चा सीख भी ले, मगर प्रॉब्लम कभी आएगा कि जब आप आपका रूटीन बदलोगे। जैसे आज मैंने डिसाइड किया कि आज थेरेपी खत्म होने के बाद मैं शॉप में मुझे बाय करना और आ जाऊंगी मैं, तो फिर आप देखोगे कि जब ये चेंज आ जाता है तो बच्चा अपसेट हो जाएगा, गुस्सा करेगा, आपको शॉप में जाने को नहीं देगा या वो हाइपर हो जाएगा उसमें। तो ये जो चेंजेस है, बदलाव जो रहता है रूटीन्स में, वो हम मिनी शेड्यूल के थ्रू बच्चे को सिखा पाते हैं।
जो लास्ट तरीका रहता है इज लाइफ कोचिंग। लाइफ कोचिंग इज कि जो चीज़ें हम एक्चुअल एनवायरनमेंट में सिखाते हैं, जैसे आपको अगर वॉशिंग मशीन लगाना सिखाना है बच्चे को, जो हमें हमें बड़े बच्चों को सिखाना पड़ता है, ओके, या आपको अगर बर्तन लगाना सिखाना है, या कपड़े सूखे हुए लगा निकालना सिखाना है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज आप पूरा टाइम थेरेपी नहीं कर सकते हो बच्चों के साथ। आपको दिन में 40 तक का 30 से 40 तक का थेरेपी करना है, मगर रिमेनिंग टाइम ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो बच्चा समझता है और खुद से करता है। उससे फिर बच्चा इंडिपेंडेंट होता है और उसको लगता है कि मुझे कॉन्स्टेंटली हर टाइम मम्मी और पापा नहीं लगे। बट ये सब चीज़ें हैं, ये आप थेरेपी रूम में नहीं सिखा सकते। जैसे मेरा बर्तन लगाने का तरीका अलग है और आपका बर्तन लगाने का तरीका अलग है। तो मेरे यहाँ बर्तन लगाने को सिखाने की जगह डायरेक्टली मैं अगर आपके यहाँ बर्तन लगाने को सिखा दूँ तो वो ज़्यादा फायदा पड़ेगा उससे, और मेहनत कम लगेगी बच्चे के पास से। तो ये एक ऐसी स्किल्स है जो आप एनवायरनमेंट में ही सिखा सकते हो। आप रियल लाइफ पे आप थेरेपी रूम में ये नहीं सिखा सकते हो। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एडियल्स की चीज़ें हैं जो आप थेरेपी रूम में नहीं सिखा सकते हो। जैसे ड्रेसिंग है, अनड्रेसिंग, कपड़ा पहनना है, कपड़ा निकालना है, पॉटी वॉश करना है, ब्रशिंग करना है, ये थेरेपी रूम में नहीं सिखा सकते हो। ये आप अपने ही घर में सिखाओगे और अपने ही घर में बच्चे को समझना ज़्यादा बेटर है। ओके, सो ये आपके मिडिल ग्राउंड के टेक्निक्स है। उनका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि बिकॉज आप बहुत सारे पिक्चर्स यूज़ करते हो बच्चे को समझाने के लिए, तो आप जो सिखा रहे हो वो बच्चे को दिखता है कि रियल लाइफ में कैसे हो रहा है, क्या उसका मीनिंग है। जैसे ब्रशिंग एक एक्शन वर्ड है जो हम टेबल पे सिखाते हैं बच्चों को, ओके, बट वो ब्रशिंग रियल लाइफ में जब हम विजुअल शेड्यूल में डालते हैं तो बच्चे को समझ में आता है, अच्छा ये ब्रशिंग है, मैं सुबह करता हूँ, इसको ब्रशिंग बोलते हैं। या अगर मैं बच्चे को सिखाऊं कि तुम आज ब्रशिंग करोगे, और नॉर्मली मैं ब्रशिंग करवाती हूँ, मम्मी उसके पास से ब्रशिंग करवाती है, मगर आज पापा कर रहे हैं, तो पापा वो जो ट्रांजिशन है कि पापा आज मम्मा छोड़ के पापा करना है, तो अगर कार्ड दूंगी मैं तो बच्चे को समझ में आएगा कि यही जो चीज़ मम्मा करती है वही पापा करने वाले। तो जनरलाइजेशन करने में, अलग अलग लोगों के साथ करने में, वो उसको बच्चे को स्ट्रेस कम होता है, वो आसानी से करता है। ओके, और उससे क्या होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ काम करता है, ज्यादा से ज्यादा जगहों में वो काम करता है। जैसे अगर मुझे उसको जाके, मैं किसी के घर पे, मम्मी के घर पे जा रही हूँ वेकेशन के लिए, तो मैं अगर उसका विजुअल शेड्यूल लेके मम्मी के घर पे जाऊंगी, तो पहले पहले 2-3 दिन जो बच्चा बौखला जाता है, डर जाता है, वो नहीं होगा, क्योंकि उसको दिखेगा कि वो जो शेड्यूल है वही शेड्यूल मैं उधर यूज कर रहा हूँ। ओके, सो इसके लिए प्रैक्टिकली ये टेक्निक्स बहुत यूजफुल पड़ते हैं। दूसरा, जब हम बात करते हैं तो हमारे बच्चे जनरली, जो हम बात करते हैं, सिर्फ जो वर्ड्स बोलते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उनको वो उस कभी कभी अपने इंटरेस्ट से ध्यान देते हैं, कभी कभी टच किया तो ध्यान देते हैं, कभी कभी कोई एक पर्सन का आवाज़ रहता है तो ध्यान देते हैं। तो उससे प्रॉब्लम क्या रहता है कि आप पूरा टाइम एक लिमिटेड एरिया में आप काम कर रहे होते हैं। बट अगर हम पिक्चर्स डाल दें उसमें, तो बच्चे को समझ में आता है, बच्चे को वो पिक्चर एक पॉइंट हो जाता है फोकस करने के लिए, जिससे वो पिक्चर के साथ जो भी वर्ड्स, स्पीच जो भी आ जाती है, तो फिर वो ज्वाइन हो जाती है और बच्चे को वो स्पीच ज़्यादा आसानी से समझ जाती है, बिकॉज उसको समझ में आता है कि ये शब्द का पिक्चर क्या है। सो से अगर मैं बोलूँगी ब्रशिंग, तो ब्रशिंग यानी क्या, वो उसको समझ में आता है कि ब्रशिंग यानी ये इधर जाके जो मैं करता हूँ उसको ब्रशिंग आता है। तो ब्रशिंग शब्द, ब्रशिंग एक्शन जो दिखता है, और ब्रशिंग का एक्शन करना, ये तीनों में कनेक्शन फॉर्म होता है, जिससे बच्चा प्रैक्टिकली, जब हमें इंडिपेंडेंटली उसको खुद से ब्रशिंग करना है, वो करने में उसको आसानी पड़ेगी। एंड बिकॉज हम लोग पिक्चर्स यूज़ कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहे हैं, हम लोग उनसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग उनको स्पेस दे रहे हैं काम करने के लिए, उससे क्या होता है कि बच्चे की एंग्जाइटी कम होती है। उसको पता चलता है कि उसका दिन कहाँ जा रहा है, 2 थेरेपीज के बीच में कहाँ जा रहा है, आज कौन सी थेरेपी करने वाली है। तो एक जो डर रहता है कि कुछ सडनली हो जाए, वो डर नहीं रहता है, बिकॉज बच्चे को मालूम रहता है कि क्या करना है।
ओके अगर आप वर्क सिस्टम, वर्क अलोन सिखा दो, प्ले अलोन सिखा दो, वेटिंग सिखा दो, तो बच्चा सीखता है कि मैं खुद से खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ, मुझे मम्मा नहीं लगती है कंट्रोल करने के लिए, या थेरेपिस्ट नहीं कंट्रोल करने को लगती है, मैं एक काम खत्म होने तक एक जगह पे बैठ सकता हूँ। तो वो सेल्फ रेगुलेशन मीन खुद को कंट्रोल करने की एबिलिटी आती है। सेम वे अगर मैं दिन में 4-5 काम है, जैसे बर्तन लगाना है, कपड़ा सूखा हुआ निकालना है, मशीन लगाना है, अगर बच्चा खुद से करना हम सिखा देंगे, इंडिपेंडेंटली करना सिखा देंगे, तो बच्चे को ऐसे फीलिंग आती है कि ना पूरा दिन मुझे मम्मा नहीं लगती है, मैं खुद से भी चीजें कर सकता हूँ। और ये जो खुद से भी चीजें कर सकता हूँ, ये वाली जो फीलिंग है, वो फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे कॉन्फिडेंस आता है। ओके अभी ये टेक्निक्स के लिमिटेशन क्या है? तो एज सच लिमिटेशन, थेरेपी का मेन लिमिटेशन जो है कि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे मटेरियल जनरेट करना पड़ता है ये थेरेपी टेक्निक्स के लिए, और ये थोड़े अलग है। मीन्स बाहर जाओगे तो लोगों के नज़र में आता है, तो बहुत सारे पेरेंट्स बताते हैं कि उनको ये नहीं चाहिए, क्योंकि उनको अटपटा सा लगता है ये कि हम पिक्चर दिखा रहे हैं या शेड्यूल दिखा रहे हैं, उनको अटपटा सा लगता है। उनके हिसाब से मैं बोलूँगी और वो सुनेगा, वो बस हो गया, वैसे रहता है। दूसरा दूसरा जो, तो ये मुझे मेरे हिसाब से ये गलत सोचने का तरीका है, क्योंकि आप अगर पूरा लाइफ उसको मैं बोलूँगी और सुनेगा पे रखोगे, तो आप पूरा लाइफ उसके पीछे आपको रहना पड़ेगा, और जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑटिज्म 1 या 2 दिन का कंडीशन नहीं है, लाइफ कंडीशन है। तो एक टाइम के बाद आपकी उम्र इतनी हो जाएगी कि आपको एनर्जी नहीं रहेगी बच्चे के पीछे पीछे जाने के लिए, और तभी बच्चे को एक हैबिट पड़ गई होगी कि बिना कोई एडल्ट के वो करेगा ही नहीं, वो स्टॉप कर देगा, या एडल्ट का ध्यान लेने के लिए वो कुछ और एक्स्ट्रा कर लेगा जो पहले नहीं करता था। तो इसके लिए ये जो एक जो अवॉइडेंस है पेरेंट्स का, वो एक्चुअली गलत है पेरेंट के हिसाब, मेरे हिसाब से पेरेंट्स जब वो अवॉइड करते हैं टेक्निक यूज करने के लिए। दूसरा है कि ये टेक्निक्स जब आप यूज करते हो तो आपको पहले से सोचना पड़ता है कि क्या प्लान करना पड़ता है कि क्या होगा। आप सडनली चीजें नहीं कर पाते हो, आपको हर चीज करते वक्त आपको सोचना पड़ता है, आपको प्लान करना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है कि मेरा बच्चा क्या करेगा, मैं उसको कैसे कैसे हैंडल करूंगी। और ये एक जो चीज है, बहुत से लोगों को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, क्योंकि एक जो कॉमन चीज़ मैं पेरेंट्स में देखती हूँ कि आप पेरेंट्स का जनरली रूटीन बना, शेड्यूल बना रहता है सुबह से स्कूल पे जाने तक, स्कूल से आने के बाद का शेड्यूल नहीं रहता। और जब मैं पूछूंगी कि क्यों नहीं रहता, तो पेरेंट्स बताते हैं कि मुझे ही नहीं मालूम रहता ये क्या करना है, जो मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि एक तो ऐसा ऐसा है कि ऐसा तो थोड़ी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें नहीं मालूम रहता, हमें मालूम रहता है, बट हम वो बच्चे को बताना नहीं चाहते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि बच्चा सुन ले और बच्चा मैनेज कर ले। ये मेरे हिसाब से एक गलत तरीका है, क्योंकि ऑटिज्म के बच्चे सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड और खुश रहते हैं जब उनको मालूम रहता है कि क्या करना है। वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, एंग्शियस होते हैं, डर जाते हैं जब उनको सडनली कुछ चीज़ करवाती हूँ। तो आप अगर मुझे बताओगे कि मुझे शेड्यूल नहीं, प्लान नहीं करना है, शेड्यूल नहीं देना है, मैं चाहती हूँ बच्चा मैं जब बोलूँगी तभी सुने और समझे और करे, तो वो बेसिकली ऐसा है कि मैं जो जो बंदे को चश्मा है और उसको बिना चश्मे के दिखता नहीं है, मैं उसको बोलूँ कि तुम जब मैं बोलूँगी तभी ही चश्मा पहनोगे और खुद के काम करोगे, नहीं तो तुम चश्मा नहीं पहनोगे। ये गलत तरीका है, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। ऑटिज्म का जो रिक्वायरमेंट है वो आपको वो फीड करना पड़ेगा। ओके लास्ट, तो अभी आंसर क्या है? आंसर ये है कि आप कोई भी एक टेक्निक लेके मत पकड़ो। आपका टेक्निक, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया कि आप पहले बच्चे को समझो, बच्चे का प्रोफाइल अंडरस्टैंड करो, बच्चा क्या कैसे, बच्चे को क्या सीखना है, क्या सिखाना है, वो पहले आइडेंटिफाई करो, पहचान लो। ओके उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि हमारा गोल बन गया, तो आप इसमें ये टाइप की टेक्निक्स देखो, थेरेपी टेक्निक्स देखो, और फिर देखो कि कौन सा थेरेपी टेक्निक बच्चे का ये गोल रीच करने के लिए हमको यूजफुल पड़ेगा। जैसे अगर मुझे बच्चे को कम्युनिकेशन सिखाना है, तो टेबल पे कम्युनिकेशन नहीं सिखाते। आपको कम्युनिकेशन सिखाना है तो वो आपको बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से ही आपको लेना पड़ेगा, तो फिर वो आपको प्ले बेस्ड पे ही जाएगा। वो
एडल्ट मीन्स बट मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे वो वाले तरीके में जाएगा ही। ओके, सेम वे अगर मुझे बच्चे को सिखाना है कि तुम बैठ के गाड़ी में सीट में बैठोगे जब मैं ड्राइव कर रही हूँ, तो वो आपको एडल्ट लेड मीन्स एडल्ट कंट्रोल में है और बच्चा सुनेगा, वही तरीके से आप सिखा पाओगे। ओके, अगर आपको बच्चे को सेम वे इंडिपेंडेंट अगर करना है तो आपको वर्क सिस्टम्स यूज करके ही आप इंडिपेंडेंट कर पाओगे। तो हर एक तरीका आपके गोल के हिसाब से आपका टेक्निक मैच होता है। सेम वे आप कोई भी स्किल सिखाते हो तो वो स्किल भी एक टेक्निक से शिफ्ट करता है। सो से फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को प्रेपोजिशन सिखा रही हूँ, मैं ऑन और अंडर सिखा रही हूँ, तो मैं पहले ऑन और अंडर उसको टेबल पे सिखाऊंगी, बिकॉज वो सबसे ज्यादा इजी है बच्चे को समझने को, बिकॉज वो टेबल पे उसको ध्यान दे पाएगा, लिमिटेड प्लेस पे वो ध्यान दे पाएगा और समझ पाएगा ऑन का मीनिंग क्या है, अंडर का मीनिंग क्या है। फिर मैं जाके मिडिल टेक्निक्स पे लेके जाऊंगी, जहां मैं उसको एनवायरनमेंट में उसको ऑन एंड अंडर करूंगी, अलग अलग जगह ऑन एंड अंडर करूंगी कार्ड दिखा के, सो दैट उसको समझ में आए कि ऑन एंड अंडर का मीनिंग टेबल और चेयर नहीं, कहीं भी ऊपर नीचे हो सकता है। और फिर प्रैक्टिकल में मैं कहाँ लेके आऊंगी कि मैं पूछूंगी उसको कि अच्छा तुमको चॉकलेट चाहिए तो कौन कहाँ रखा है, तो इसके ऊपर रखा है या इसके नीचे रखा है या इसके अंदर रखा है, तो वो चाइल्ड से इंटरेस्ट पे चला गया। सो हर एक टेक्निक आपको गोल के हिसाब से पिक करना है, ना कि एक ही टेक्निक पकड़ के रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो में आपको समझ में आए कि कैसे गोल, टेक्निक और प्रोफाइल कनेक्टेड है, और अगर वो राइट कनेक्शन आपका बनता है तो कैसे आपका बच्चा प्रोग्रेस करता रहेगा और आगे चला जाता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।